भवानी प्रसाद एक 50 साल का आदमी है जो कि अपने घर में अकेला रहता है। भवानी का कोई परिवार नहीं है। वो मन बहलाने के लिए अक्सर घूमने जाया करता है। क्या करूं, कहाँ जाऊं? लगभग सभी जगह तो देख चुका हूँ। बहुत सोचने के बाद भवानी प्रसाद एक जगह चुनता है। क्यों ना इस बार पहाड़ों की तरफ जाया जाए। बुढ़ापा आ रहा है, थोड़ा भगवान के दर्शन भी किए जाएं। भवानी प्रसाद कुछ जरूरी सामान बांधकर पहाड़ी की तरफ निकल पड़ता है। रास्ते में जाते हुए भवानी देखता है कि पहाड़ी पर विकास हो रहा है। यहाँ पर सड़कें बनाई जा रही है। अरे वाह, अब तो पहाड़ों पर भी विकास का काम शुरू होने लगा है। हमारा देश तरक्की कर रहा है। भवानी जाते जाते एक छोटे से मंदिर के पास पहुंच जाता है। वो देखता है कि मंदिर के प्रांगण में बहुत से लोग जमा हैं और किसी विषय पर बात कर रहे हैं। हमें जल्दी से ही इस बात का फैसला कर लेना चाहिए कि ईश्वर का यह आशीर्वाद किसके पास रहेगा। देखिए पुजारी जी, हमें जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। अगर ये पंखा किसी गलत आदमी के हाथ लग गया तो वो इसका दुरुपयोग करेगा और ये सब उसके लिए भी अच्छा नहीं होगा। मैं भी तलाश कर ही रहा हूँ कि कोई ऐसा नेक आदमी मिले जिसके पास मैं इस इच्छा पूर्ति पंखे को सौंप सकूं। भवानी प्रसाद इनकी बातें सुनकर सारा मामला समझ जाता है। वो अपने चप्पल उतारता है और उन्हें फेंक देता है। अपने सामान में से एक माला गले में डालता है, सिर पर माता रानी की चुनरी बांधता है और हाथ में डमरू बजाते हुए इस मंदिर के प्रांगण में आ जाता है। हे महाशय, आप कौन हैं? पुजारी जी, मैं ईश्वर का बहुत बड़ा भक्त हूँ। कई सालों से तपस्या कर रहा था और अब फिर से तपस्या करने के लिए इन ऊंची ऊंची पहाड़ियों की तरफ जा रहा हूँ। सभी लोग भवानी प्रसाद की तरफ देखते हैं। उसे देखकर मंदिर समिति अध्यक्ष पुजारी जी के कान में कुछ फुसफुसाने लगते हैं। मुझे तो लगता है कि इच्छा पूर्ति पंखा को इन्हें ही दे देना चाहिए। पुजारी जी और मंदिर समिति के अध्यक्ष को आपस में फुसफुसाते हुए देख भवानी प्रसाद उनसे पूछता है, क्या हुआ पुजारी जी, आप कुछ परेशान लग रहे हैं? हाँ महाशय, हम लोग एक दुविधा में हैं। कैसी दुविधा पुजारी जी, मुझे बताइए, शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। हमारे मंदिर में एक इच्छा पूर्ति पंखा है जिसे काली माता ने अपने एक भक्त की तपस्या से प्रसन्न होकर उस भक्त के लिए तैयार किया था। वो पंखा कई सालों से भक्तों की इच्छा पूरी करता आ रहा है, पर अब यहाँ पर रोड बनने से ये मंदिर टूट जाएगा। इसीलिए हम सोच रहे हैं कि इच्छा पूर्ति पंखे को आखिर किसके हाथों में सौंपा जाए। बस इतनी सी बात। अगर आप मुझ जैसे नंगे पैर चलने वाले फकीर पर भरोसा कर सकते हैं तो मैं इस इच्छा पूर्ति पंखे की जिम्मेदारी ले सकता हूँ। मुझे लगता है ये पंखा इनको ही दे देना चाहिए। ठीक है, अगर आप सबका मत भी यही है तो मैं ये पंखा इन्हें ही सौंप देता हूँ। पुजारी जी मंदिर के अंदर से इच्छा पूर्ति पंखा लाते हैं। ये लीजिए, मैं ईश्वर का ये प्रसाद आज आपको सौंप रहा हूँ। बस इसे किसी गलत हाथों में मत दीजिएगा। पुजारी जी, आप भरोसा रखिए, मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा। वैसे तो ये इच्छा पूर्ति पंखा सभी लोगों की इच्छाएं पूरी करता है, पर 100 से ज्यादा इच्छाएं होने पर हमें खुद इसकी इच्छाएं पूरी करनी होंगी। आप इसकी चिंता मत कीजिए, ऐसी नौबत कभी भी नहीं आएगी। भवानी प्रसाद इच्छा पूर्ति पंखा को पाकर बहुत खुश हो जाता है और वो पंखे को लेकर अपने घर आ जाता है। अब तो मजा ही आ जाएगा। भगवान का असली प्रसाद मेरे हाथ जो लगा है। भवानी प्रसाद अपने गांव में सभी लोगों को चिल्लाकर इच्छा पूर्ति पंखे के बारे में बताने लगता है। सभी गांव वालों सुनो, तुम्हारी जो भी जरूरत है आज से वो सारी जरूरत मैं पूरी करूंगा। तुम्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। भवानी प्रसाद की ये बात सुनकर उसके पास अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए लोग आना शुरू करते हैं। भवानी भाई, 3-4 दिनों से कोई मजदूरी का काम नहीं मिला है। घर में एक दाना अन्न नहीं है। मेरी कुछ मदद कर दो। बस इतनी सी बात। भवानी प्रसाद इच्छा पूर्ति पंखे की तरफ देखता है और कहता है, हे इच्छा पूर्ति पंखा, मुझे 2 बोरियां गेहूं, 4 बोरियां चावल
और 1 बोरी दाल चाहिए। ठीक है भवानी प्रसाद, तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। देखते ही देखते इच्छा पूर्ति पंखा घूमने लगता है और उसमें से 2 बोरी गेहूं, 4 बोरी चावल और 1 बोरी दाल निकलता है। ले जाओ शंकर, सारा अनाज ले जाओ और मजे करो। बहुत बहुत धन्यवाद भवानी भाई। मुझे भाई मत कहो, मैंने तुम्हारी इच्छा पूरी की है, इसीलिए मैं तुम्हारा भगवान हूँ, भाई नहीं, समझे? ठीक है, जैसा आप कहें। इसी तरह भवानी प्रसाद के पास एक औरत आती है। मेरे गहने किसी ने चोरी कर लिए हैं, मैं तो बर्बाद हो गई। कितने गहने थे? गले की एक माला थी और 4 कंगन और 2 अंगूठियां थी। भवानी प्रसाद इच्छा पूर्ति पंखे से सोने के गहने मांगता है। हे इच्छा पूर्ति पंखा, मुझे सोने की 5 मालाएं, 5 अंगूठियां और 5 कंगन दे दो। इच्छा पूर्ति पंखा घूमने लगता है और उनमें से सोने के गहने निकलने लगते हैं। ये ले जाओ, पर एक बात याद रखना, आज से भगवान की पूजा मत करना। अब से मैं भगवान हूँ, मेरी पूजा करना। ठीक है महाराज, जैसा आप कहें। औरत वहाँ से चली जाती है। एक दिन भवानी प्रसाद के यहाँ पर एक चतुर आदमी आता है जिसका नाम मोहनलाल होता है। वो आकर कहता है, मुझे आपसे एक ऐसा सामान चाहिए जिससे मैं लोगों का मन मोह लूं। मुझे एक ऐसी बांसुरी चाहिए जिसे सुनते ही लोग सो जाए, उसे बजाते ही लोग सो जाए। बस इतनी सी बात, तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। इच्छा पूर्ति पंखा घूमने लगा और उसने एक सुंदर सी बांसुरी मोहनलाल को दे दी। अब से मुझे तुम भी भगवान समझना। इसी तरह भवानी प्रसाद अब लोगों की इच्छाएं पूरी करने लगा और वो लोगों को खुद को भगवान कहने के लिए कहने लगा। देखते ही देखते 100 इच्छाएं पूरी हो जाती है और अब इच्छा पूर्ति पंखा अपनी इच्छा भवानी प्रसाद को बताता है। तुमने मुझसे अपनी इच्छाएं पूरी करवाई, अब तुम्हें मेरी भी इच्छाएं पूरी करनी पड़ेंगी। बताओ, क्या इच्छा है तुम्हारी? तुमने मुझसे अनाज मांगा था, आज मुझे भी भूख लगी है, तो मेरे लिए खाना बनाओ। बस इतनी सी बात, अभी बनाता हूँ। भवानी प्रसाद खाना बनाने लगता है। वो खाना बनाकर उसे पंखे के सामने रखता है। इच्छा पूर्ति पंखा उल्टा घूमने लगता है और वो सारा खाना खा लेता है। इससे मेरा पेट नहीं भरा, मुझे और खाना चाहिए। भवानी प्रसाद फिर से खाना बनाने लगता है। इच्छा पूर्ति पंखा वो सारा खाना भी खत्म कर लेता है। अब तो मैं बहुत थक गया हूँ और घर में अन्न भी नहीं बचा है। पर मेरी भूख अभी भी नहीं मिटी है और मुझे प्यास भी लगी है। ऐसा करो, मेरे लिए पानी ले आओ। भवानी प्रसाद घर में रखी 2 बाल्टी पानी इच्छा पूर्ति पंखे के सामने रखता है। इच्छा पूर्ति पंखा चलने लगता है और 2 बाल्टी पानी पी लेता है। मुझे और पानी चाहिए। भवानी प्रसाद कुएं में से और 2 बाल्टी पानी लेकर आता है और इच्छा पूर्ति पंखे को पिलाता है, पर इससे भी इच्छा पूर्ति पंखे की प्यास नहीं बुझती। भवानी प्रसाद लगातार कुएं से बाल्टी भर भर कर पानी लेकर आता है और इच्छा पूर्ति पंखे को पिलाता है। ऐसा करते करते पूरा कुआं खाली हो जाता है, पर इच्छा पूर्ति पंखे की प्यास नहीं बुझती। क्या हुआ? इतने में ही थक गए? अभी तो तुम्हें मेरी बहुत सारी इच्छाएं पूरी करनी पड़ेंगी। नहीं, अब मुझसे और नहीं हो सकता। इच्छा पूर्ति पंखा क्रोधित हो जाता है और अपने अंदर से आग बरसाने लगता है। आग बरसाने की वजह से भवानी प्रसाद का पूरा घर जलकर राख हो जाता है। अपने घर की ये हालत देखकर भवानी प्रसाद इच्छा पूर्ति पंखे से माफी मांगने लगता है। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं तुम्हें पाकर खुद को भगवान समझने लगा था और ये पाप कर बैठा। मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद ये गलती दोबारा कभी नहीं करूँगा। अगर तुम्हें सचमुच अपनी गलती का एहसास हो गया है तो मुझे मेरी सही जगह पहुंचाओ, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। भवानी प्रसाद अब सचमुच भगवा कपड़े पहन लेता है, गले में माला डालता है,
सिर पर माता की चुनरी बांधकर एक सच्चे साधु बाबा के वेश को धारण करके इच्छा पूर्ति पंखे को बहुत दूर ले जाकर एक बड़े से मंदिर में रख देता है। भवानी प्रसाद अब वहाँ से तपस्या करने के लिए पहाड़ों की तरफ निकल पड़ता है। रघु और मोहन पड़ोसी थे। रघु गरीब था और मोहन अमीर। रघु मजदूरी करता था और अपनी पुरानी साइकिल से सफर करता था। मोहन रईस था और नई नई कार में सफर करता था। कैसा है रघु? कई दिन हो गए, तू दिखाई नहीं दिया। अच्छा हूँ, बच्चे की फीस के लिए ज्यादा काम करना पड़ता है, देर रात को लौटता हूँ। ठीक है, वैसे मैंने जय के पुराने कपड़े निकाल रखे हैं, भाभी को भेजकर ले लेना। ठीक है, बोल दूंगा। मोहन हमेशा अपने पैसों का रौब दिखाया करता था। शाम को जब रघु घर लौटा, अरे सरला, सुबह मोहन भाई मिले थे, बोल रहे थे कि लक्ष्मण के लिए कुछ कपड़े रखे हैं। तुम एक काम करो, वहां जाकर ले आओ। ठीक है, मैं अभी जाती हूँ। वैसे भी लक्ष्मण के सारे कपड़े फट चुके हैं। सरला मोहन के घर गई। आओ सरला, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। कैसी दिख रही हूँ मैं? बहुत सुंदर। ये साड़ी मुझे इन्होंने गिफ्ट की है, 20,000 रुपए की है। बाप रे, तुम पर बहुत अच्छी लग रही है। तू लक्ष्मण के लिए कपड़े लेने आई है ना? हाँ हाँ, रुक लाती हूँ। श्वेता अंदर वाले कमरे में गई और वो एक पोटली लेकर बाहर आई। इसमें जय के पुराने कपड़े हैं और मेरी कुछ पुरानी साड़ियां भी। मैं तो उन्हें अब पहनती नहीं, कम से कम तू ही पहन ले। ठीक है, धन्यवाद। श्वेता अपनी रईसी का दिखावा कर रही थी, पर सरला अपने परिवार का भला सोच रही थी। सरला कपड़े लेकर खुशी खुशी घर लौटी। लक्ष्मण, अरे देख, मैं तेरे लिए क्या लाई हूँ। लक्ष्मण नए कपड़े देखकर बहुत खुश होता है। श्वेता ने मुझे कुछ साड़ियां भी दी हैं। कह रही थी कि वो अब इन्हें पहनती ही नहीं। ठीक है, वैसे भी लगता नहीं इस साल में तुम दोनों के लिए कपड़े खरीद पाऊंगा। कोई बात नहीं, मैं इसी में खुश हूँ कि हमें वक्त पर खाना तो मिल जाता है। माँ, ये कपड़े तो बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल जय की तरह। जय की तरह नहीं, जय के ही हैं। तो इन्हें मैं क्यों पहनूं? क्योंकि जय को ये कपड़े छोटे हो रहे हैं और तुझे ये एकदम बराबर होंगे। वो भी है। सरला ने लक्ष्मण को बहला लिया था और वो कपड़े पहनने के लिए तैयार हो गया। आंगन में अक्सर दोनों बच्चे एक साथ खेला करते थे। अब मेरी बारी है जय, तू आंख बंद करके गिन, मैं छुपता हूँ। ठीक है। जय ने अपनी आंखों पर हाथ रख लिया और गिनने लगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आ रहा हूं मैं। जय और लक्ष्मण एक साथ खेलते हैं, ये बात जय के पिता मोहन को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। श्वेता, तुम्हें कितनी बार बोला है कि जय को उस फटीचर लक्ष्मण के साथ खेलने मत दिया करो। मैंने तो कई बार उसे समझाया है, पर वो है कि मेरी एक नहीं सुनता। ऐसे फटीचर लोगों से दोस्ती करेगा तो खुद भी फटीचर ही बन जाएगा। आप ऐसी अनाप शनाप बातें क्यों कर रहे हैं? बच्चा है, एक ना एक दिन समझ जाएगा। जितना जल्दी समझे उतना अच्छा है। जब जय घर लौटा तो श्वेता ने उसे डांटा, पर बच्चों को कहाँ ये सब ऊंच नीच समझ में आती है। वो तो मुस्कुरा रहा था। कुछ दिन बीत गए। मोहन ने अपने घर में नया एसी लगवाया। वाह वाह वाह, ये एसी की हवा कितनी ठंडी है, मानो हम कश्मीर आ गए हैं। हाँ, इतनी गर्मी में एसी की ठंडी हवा सुकून देती है। पूरा परिवार एसी की ठंडी हवा खाकर खुश था। कुछ देर बाद जय लक्ष्मण के साथ खेलने बाहर गया और बाहर आते ही उसे पसीना छूटने लगा। अरे जय, तुझे इतना पसीना क्यों छूट रहा है? पता नहीं, घर पे ठंडी ठंडी एसी की हवा खा रहा था और बाहर आते ही ये हाल हो गया।
तेरे घर पे एसी आया है? हाँ, मैंने कभी एसी की हवा नहीं खाई। उसमें क्या है, तू चल, मैं तुझे एसी की ठंडी हवा खिलाता हूँ। जय लक्ष्मण का हाथ पकड़कर उसे अपने घर के अंदर ले गया। अंदर सोफे पर मोहन और श्वेता बैठे थे। अरे वाह, ये तो सच में ठंडा है। मैंने कहा था ना। हाँ। लक्ष्मण वहां रखी एक कुर्सी पर बैठने जा ही रहा था कि रुक जा, कहाँ बैठ रहा है? वो कुर्सी तेरे जैसे फर्नीचर के लिए नहीं है। जय, तुझे कितनी बार बोला है कि इसके साथ मत खेला कर। तू किसी की बात सुनता क्यों नहीं है? ये लड़का एक भिखारी है, भिखारी। ये बात सुनकर लक्ष्मण रोने लगा। और वो रोते रोते घर से बाहर आ गया और रोते रोते लक्ष्मण सामने वाले पेड़ के नीचे जाके बैठ गया। तभी एक बूढ़ी औरत लक्ष्मण के पास आई। क्या बात है बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? लक्ष्मण ने उसे पूरा किस्सा बताया। मेरे पापा के पास पैसे क्यों नहीं है? जय के पापा के पास इतने सारे पैसे हैं और हमारे पास कुछ भी नहीं। बस इतनी सी बात? ये सब तो मैं अभी ठीक कर दूंगी। कैसे? उस बूढ़ी औरत ने एक ताली बजाई। वहां देखो। और उन्होंने देखा कि मोहन और श्वेता घर से बाहर दौड़े चले आ रहे थे। हे भगवान, अचानक इतनी गर्मी कैसे हो गई? नए एसी से गर्म हवा कैसे निकल रही है? इसे गर्म हवा नहीं, आग कहते हैं, आग। श्वेता और मोहन गर्मी से नाच रहे थे। जय कहाँ है? वो तो एसी की ठंडी हवा खा रहा है, उसे गर्मी नहीं लग रही। अच्छा है, अभी तो जादू बाकी है। बूढ़ी औरत ने एक और ताली बजाई और इस बार लक्ष्मण को अपनी माँ की चीख सुनाई दी। लक्ष्मण दौड़ता हुआ अपने घर गया तो उसने देखा कि पंखे से सोने के सिक्के बरस रहे थे। हाँ, हे भगवान, ये कैसे हो सकता है? लक्ष्मण की आंखें भी फटी की फटी रह गईं। पूरा घर सोने के सिक्कों से भर गया था। माँ, क्या अब हम अमीर बन गए? हाँ बेटा, बहुत अमीर। लक्ष्मण को बूढ़ी औरत की याद आई। वो दौड़कर पेड़ के पास आया तो वहां वो बूढ़ी औरत नहीं थी, वो जा चुकी थी। बूढ़ी औरत ने अपने जादू से लक्ष्मण के परिवार की जिंदगी बदल दी। अब वो लोग बहुत अमीर बन चुके थे। उनके पास भी बड़ा घर, गाड़ियां और ढेर सारे पैसे थे। लक्ष्मण की सारी इच्छाएं पूरी हो रही थीं। और अब मोहन कभी अपने बेटे को लक्ष्मण के साथ खेलने से नहीं रोकता था। जादुई पंखे ने दोनों बच्चों के बीच का भेदभाव मिटा दिया। सुरेश एक सुतार था जो जंगलों से लकड़ियां लाकर उनसे खूबसूरत फर्नीचर बनाया करता था। सुरेश की कला अप्रतिम थी, पर उसे कभी भी अपने काम का सही मोल नहीं मिला। सुरेश भाई, मैं इस टेबल के बस 1000 रुपए ही दे पाऊंगा। ठीक है भैया, चलेगा। सुरेश महीने भर में बस 2 या 3 हजार रुपए ही कमा पाता था और वो सारे पैसे अपनी पत्नी शोभा के हाथ में रख दिया करता था। ये ले, इससे घर का राशन ले आ। ठीक है, पर अब आपको थोड़ा ज्यादा काम करना होगा। क्यों? क्योंकि हमारे घर में जल्द ही एक नया मेहमान आने वाला है। सच्ची? हाँ। शोभा, मैं तुम्हें क्या बताऊं कि मैं कितना खुश हूं। धन्यवाद शोभा। अब ज्यादा क्या, मैं दिन रात काम करूंगा, अपने बच्चे को सारी सुख सुविधाएं दूंगा। तू चिंता मत कर शोभा,
और आज से घर के भी सारे काम मैं ही करूंगा। अरे नहीं नहीं, घर के काम मैं ही कर लूंगी। वैसे भी काम करना बच्चे के लिए अच्छा है। तुम तो बस खाना बनाना, बाकी तो मैं ही करूंगा और मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। सुरेश की खुशियों का ठिकाना नहीं था। उसी दिन से उसने घर के सारे काम करना शुरू कर दिया। अगर शोभा किसी काम को हाथ लगाती तो सुरेश उसे डांटा करता था। शोभा, तुम्हें मना किया है ना ये सब करने से। मैंने कहा ना मैं कर लूंगा। पर आप काम करें और मैं बैठी रहूं, ये बात मुझे अच्छी नहीं लग रही। तुम्हें अच्छी लगे या ना लगे, पर ये तुम्हारे लिए अच्छी है और हमारे होने वाले बच्चे के लिए भी। अब जाओ, बैठो वहां। डांट सुनकर शोभा एक कोने में बैठ गई और सुरेश ने सारे काम निपटा दिए। सारे काम खत्म करके सुरेश शोभा के साथ बैठ गया और ढेर सारी बातें करने लगा। दोनों अपने होने वाले बच्चे का सोचकर ही बहुत खुश थे। सुरेश अपने सुतार का काम भी करता था और घर का सारा काम भी, पर वो बहुत खुश था। समय बीता और शोभा ने एक बहुत ही सुंदर बेटी को जन्म दिया। सुरेश ने अपनी बच्ची को गोद में लिया और उसके आंसू बहने लगे। अरे आप रो क्यों रहे हैं? रो नहीं रहा, ये तो खुशी के आंसू हैं। सुरेश ने अपनी बच्ची का माथा चूमा। ये सुरेश की जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा था। कुछ दिनों बाद सुरेश और शोभा अपनी बेटी को घर ले आए। अब सुरेश सारा समय बच्ची के आसपास ही रहता था। ये गर्मियों का मौसम था और सुरेश की नन्ही परी गर्मी से परेशान थी। ये क्यों रो रही है? क्या इसे भूख लगी है? नहीं, अभी तो दूध पिलाया है। तो फिर ये रो क्यों रही है? शायद इसे गर्मी लग रही है। शोभा ने बच्ची को लपटा हुआ कपड़ा खोला और बच्ची थोड़ी सी शांत हुई। कुछ देर बाद वो वापस रोने लगी। अस्पताल में पंखा था, वहाँ ये चुपचाप सोया करती थी। यहाँ हमारे घर में फैन क्या, बिजली का भी अता पता नहीं है। मैं भी आता हूँ। सुरेश अपनी पड़ोसी के घर गया और उसने बिजली की बात की। उसका पड़ोसी बिजली देने के लिए तैयार हो गया। सुरेश को हर महीने पड़ोसी को 300 रुपए देने थे। बिजली की एक तार सुरेश पड़ोसी के घर से अपने घर तक खींच लाया और उस पे बल्ब लगा दिया। बिजली तो आ गई, अब फैन खरीदना होगा। फैन कम से कम 1000 रुपए का तो होगा ना? सुरेश ने अपनी जेब टटोली तो उसके पास केवल 100 रुपए थे। कोई बात नहीं, अब जब कोई पैसे आएंगे तो आप फैन खरीद लेना। सुरेश ने बच्ची की ओर देखा। बच्ची गर्मी से परेशान थी। मैं देखता हूँ कहीं पुराना फैन मिलता है क्या। ठीक है। सुरेश कबाड़ी की दुकान में पहुंचा। अरे भैया, आपके पास कोई पुराना पंखा है क्या? हाँ एक, लेकिन उसकी बॉडी खराब है, पर मोटर चल रहा है। तुम्हें चाहिए तो ले लो, बॉडी बदल लेना। कबाड़ी ने सुरेश को एक पुराना सीलिंग फैन दिखाया जिसकी बॉडी टूटी हुई थी। क्या दाम है इसका? वैसे तो 100 रुपए है, पर इसकी बॉडी इतनी टूटी हुई है इसलिए तुम 50 रुपए दे दो। ठीक है। सुरेश ने उस आदमी को 50 रुपए दे दिए और वो फैन खरीद लिया। फैन खरीदकर सुरेश हार्डवेयर की दुकान पर गया। अरे भैया, इस पंखे की बॉडी और ब्लेड कितने के पड़ेंगे? अरे ये तो बहुत पुराना मॉडल है, इसकी बॉडी तो बहुत महंगी है। बॉडी और ब्लेड मिलाकर 1000 रुपए लगेगा। क्या? 1000 रुपए सुनकर सुरेश चौंक गया। इतने सारे पैसे वो कहाँ से लाता? इसलिए वो चुपचाप अपने घर की ओर चल पड़ा। आप पंखा ले आए? ले तो आया, पर इस पंखे की बॉडी टूटी हुई है और इसमें नए ब्लेड लगेंगे और उसका दाम 1000 रुपए है। बाप रे, इतने सारे पैसे कहाँ से आएंगे? कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। सुरेश ने उस पंखे को जमीन पर रख दिया और सोचने लगा कि वो उस पंखे के साथ क्या कर सकता है। अगर मैं इस पंखे की बॉडी और ब्लेड लकड़ी से बनाऊं तो? क्या ऐसा बन सकता है? मैं कोशिश तो कर ही सकता हूं ना। और वैसे भी
गुड़िया गर्मी से बहुत परेशान है। सुरेश पंखा लेकर बाहर आया और अपने सामने पड़े लकड़े के तने से पंखे की बॉडी बनाने लगा। वो बहुत बारीकी से काम करता रहा और कई घंटों बाद आखिर उसने लकड़ी से बॉडी और ब्लेड बना दिए। उसने पंखे को जॉइन किया। ये हुई ना बात। सुरेश अपने लकड़ी के पंखे को घर के भीतर ले गया और उसे छत से टांग दिया और बिजली का कनेक्शन कर दिया और फिर बटन दबाते ही पंखा घूमने लगा। अरे वाह! और रोती हुई बच्ची तुरंत शांत हो गई। मेरी मेहनत रंग लाई। हाँ देखिए, ये चुप बैठ गई। भगवान करे मैं इसकी सारी जरूरतें पूरी कर सकूं और एक अच्छा बाप बन सकूं। आप अच्छे पिता है। बच्ची खुश थी और इसलिए शोभा और सुरेश भी खुश थे। अगले दिन उनके घर पे ग्राम पंचायत के ऑफिसर आए। क्या आपके घर में किसी बच्चे का जन्म हुआ है? हाँ हाँ, अंदर आइए ना। वो ऑफिसर घर के भीतर आया। मुझे बेटी हुई है। कल जन्म हुआ है ना? हाँ। तभी ऑफिसर का ध्यान ऊपर घूम रहे लकड़ी के पंखे पर गया। ये कैसे हो सकता है? क्या ये सच में लकड़ी का है? हाँ, मैंने खुद बनाया है। अद्भुत, बहुत खूब। मैंने पहले ऐसी लकड़ी की कला नहीं देखी। ये कला नहीं, मजबूरी है साहब। सुरेश ने ऑफिसर को बताया कि क्यों उसने लकड़ी का पंखा बनाया। उस ऑफिसर ने लकड़ी के पंखे की और सुरेश के परिवार की एक तस्वीर ले ली और उसी वक्त उनकी पूरी कहानी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। इससे क्या होगा साहब? क्या होगा तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। अब मैं चलता हूँ, वापस जरूर आऊंगा। लकड़ी के पंखे का फोटो और सुरेश की कहानी वायरल हो गई। लोग सुरेश की मदद करने आगे आ गए और सभी ने उस ऑफिसर के अकाउंट में पैसे भेजे। कुछ दिनों बाद वो ऑफिसर पैसों का बैग लेकर सुरेश के घर आया। तुम्हारी कहानी दुनिया भर को छू गई है और देखो, सब ने तुम्हारी मदद करने के लिए कितने पैसे भेजे हैं। तुम अपनी बेटी को हर खुशी दे सकते हो। सुरेश और शोभा की आंखों से आंसू बहने लगे। उन लोगों ने उम्मीद भी नहीं की थी कि ये सब होगा। सुरेश के परिवार की जिंदगी संवर गई। अब सुरेश ने अपनी बेटी के लिए हर सुख सुविधा खरीद ली थी। वो खुश था और ये सब बस उसके लकड़ी के पंखे की बदौलत।